हेलो एस्पिरेंट्स, पीटी 365 पॉलिटी की एक और क्लास में आज आपका स्वागत है। इस क्लास में हम ये जो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेशन, लोकल गवर्नमेंट वाला सेक्शन है, इसको कम्प्रिहेंसिवली डील कर लेंगे। सबसे पहला जो इशू है हमारे सामने, नो कॉन्फिडेंस मोशन का है। ये इसलिए न्यूज़ में रहा है क्योंकि लास्ट जो मानसून सेशन हुआ था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को या यूनियन गवर्नमेंट को नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना पड़ा था। तो आइए जानते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली एक लेजिस्लेटिव रिजोल्यूशन है जो कि अपोजिशन को अलाउ करता है कि वो गवर्नमेंट की मेजोरिटी को चैलेंज कर सकते। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो क्या होगा कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा। क्लियर है ये? और नो कॉन्फिडेंस मोशन को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही मूव करना है। ठीक है, सिर्फ लोकसभा में ही मूव किया जा सकता है। क्लियर है ये? क्या है कि रिजोल्यूशन है जो कि अपोजिशन पार्टीज को अलाउ करती है कि गवर्नमेंट की मेजोरिटी को चैलेंज करे, और ये चैलेंज कहाँ हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में हो सकता है। और अगर ये पास हो गया तो क्या करना होगा? सरकार को रिजाइन करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रूल्स ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड रूल्स ऑफ बिजनेस क्या कहते हैं। देखिए, आर्टिकल 74 क्लॉज 3 अगर आप पढ़ें तो ये कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन एंड कलेक्टिव जो है ये रिलेटेड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से, एंड दैट्स वाई ये मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। स्टेट लेवल पे अगर हम देखें तो आर्टिकल 164 क्लॉज 2 क्या कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर बोथ एट सेंटर एंड स्टेट। सो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया। अगर हम बात करें लोकसभा के रूल्स की, तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है, इसका रूल नंबर 198 जो है, ये आपको प्रोविजंस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। नंबर जानना अभी के टाइम, अब तक तो यूपीएससी ने नंबर नहीं पूछा है, बट यू शुड नो कि ये जो रूल्स हैं ये क्योंकि ये लोकसभा का अपना इंटरनल बिजनेस है, राज्यसभा का इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो ऑफ कोर्स ये किससे कंडक्ट किया जाएगा? लोकसभा के ही रूल से किया जाएगा। नाउ कम टू ग्राउंड्स। इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या सवाल है कि क्या ग्राउंड मेंशन करने की आवश्यकता है मोशन में, कि हम ला रहे हैं सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन? जी नहीं, कोई ग्राउंड मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। इतना इनफ है कि अपोजिशन पार्टी आकर कह दे कि भाई हमें सरकार की मेजोरिटी चेक करनी है। ठीक है, फिर देख लेते हैं। बात है कि प्रोसीजर क्या, फिर हम इस पे आएंगे। इसके प्रोसीजर ये है कि जो मेंबर जो है वो मोशन मूव करता है स्पीकर से। स्पीकर देखता है कि मोशन ऑर्डर में है कि नहीं, एंड उसके बाद स्पीकर जो है हाउस का लीव लेता है। लीव माने क्या? देखिए, जो पार्लियामेंट है इसके पास बहुत सारे काम, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं तो पार्लियामेंट का जो रूटीन फंक्शन है जो कि ऑलरेडी ओवरबर्डेंड है, उसको हम क्या कर रहे हैं? इंटरप्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हाउस का परमिशन लेना होता है, हाउस की लीव लेनी होती है कि ओके, हाउस जो है अपनी रूटीन फंक्शनिंग को पॉज करती है और इमीडिएट तौर पे अपना काम काज छोड़ के नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स वाई नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए या इस तरह के किसी भी मोशन में जिसमें कि सेंसरशिप हो, हाउस का परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेंबर ने क्या किया? स्पीकर को दिया, मूव किया मोशन। स्पीकर देखेगा ऑर्डर में है कि नहीं मोशन, हाउस का ओपिनियन लेना चाहेगा वॉइस वोट से। और अगर मिनिमम 50 मेंबर जो हैं, अगर इस फेवर में है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन को लिया जाए, तो इसका मतलब है कि हाउस जो है लीव ग्रांट कर रही है, और उसके बाद डिस्कशन स्पीकर जो है अलाउ कर देंगे। एक कैवेट है कि जिस दिन हाउस अपना लीव ग्रांट करती है उसके 10 डेज के अंदर, विद इन 10 डेज आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशन हो जाना चाहिए। ठीक है, हाउस ने जिस दिन लीव ग्रांट किया उसके विद इन 10 डेज नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशन होना चाहिए, उसके बाद नहीं होगा। तो ये सारा प्रोसीजर है। नाउ कम टू रिपीट मोशन। क्या होता है रिपीट मोशन? ये होता है कि एक ही सेशन में ऐसा मोशन जो एक ही सेशन में बार बार लाया जा सकता है। क्वेश्चन ये है कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन रिपीट मोशन है? तो नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन रिपीट मोशन नहीं है, क्योंकि एक सेशन में एक से ज़्यादा बार
नहीं लाया जा सकता। एक सेशन में आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मोशन ला सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ। क्लियर है ये? स्पीच, तो भाई स्पीच जब तक नहीं होगा जब तक कि हाउस जो है लीव ना ग्रांट कर दे, जहां हमने देखा उसके बाद ही स्पीच तो तब देंगे ना नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, जबकि इस पे बात होगी। बात कब होगी? जब हाउस अपना रूटीन काम से छोड़ छाड़ के रेडी हो जाएगी कि भाई हम अब काम सब छोड़ छाड़ के नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा करेंगे। तो हाउस का लीव जब ग्रांट हो गया तब इस पे स्पीच होगी। तो ये सारा प्रोसीजर है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन का। चलिए दूसरी खबर पे चलते हैं। दूसरी खबर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड है। ये चर्चा में इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में एक पीवी नरसिम्हा राव केस में अपना जजमेंट दिया था। अपने ही जजमेंट को रिकंसिडरेशन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया है। अभी 1998 का जो पीवी नरसिम्हा राव केस जजमेंट है ये रिलेटेड है लीगल इम्यूनिटी जो कि ग्रांट किया जाता है लेजिस्लेचर को for anything said or done in the any speech or vote in the parliament under article 105 clause 2 and 194 clause 2 of the constitution। 105 आपके सेंट्रल लेवल पे है, 195 आपका स्टेट लेवल पे है। बेसिकली ये जो प्रोविजन है कि इन आर्टिकल्स के अंदर जो इम्यूनिटी लीगल इम्यूनिटी ग्रांट की गई है फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कि वो हाउस में अगर कुछ बोलते हैं या फिर जब वोट देते हैं उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो बेसिकली कोर्ट ने पीवी नरसिम्हा राव जजमेंट में इसी को अपहेल्ड किया था। तो अब इसको दोबारा कोर्ट जो है रिव्यू कर रही है। हमारा काम है कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में क्या होते हैं, सोर्सेस कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें देखना। हमारा काम यही है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होते हैं? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ये होते हैं कि देखिए जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं जब वो अपना लेजिस्लेटिव ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो कोई कुछ एक्शंस या भी कोई उन्होंने कुछ स्टेटमेंट मेड कर दिया तो उसके अगेंस्ट उनको लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है कि ओके उन्होंने जो अपने ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज परफॉर्म करने के टाइम जो भी कुछ स्टेटमेंट्स दिया है उसके अगेंस्ट आप सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है अगर कोई इंडिविजुअल या फिर अथॉरिटी जो है पार्लियामेंट्री किसी मेंबर का अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अंडरमाइन होता है उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहते हैं। एंड अगर पूरे हाउस का होता है उसको कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कहते हैं। ये हम देखेंगे आगे। अब तक पार्लियामेंट ने कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बनाया है इसको कोडिफाई करने के लिए। पार्लियामेंट जो है सोल अथॉरिटी है ये डिसाइड करने के लिए ये कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। ठीक है, ये पार्लियामेंट का प्रिरोगेटिव है। नाउ कम टू प्रिविलेजेस के सोर्सेज क्या हैं? तो बेसिकली वी हैव 5 सोर्सेज। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, सेकेंड है जो पार्लियामेंट ने लॉज बनाए हैं, थर्ड क्या है जो रूल्स हैं दोनों हाउसेस के, एंड फोर्थ क्या है पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस, दिस इज फोर्थ वन, एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, दिस इज द फिफ्थ वन। सो विल सी फर्स्ट 1 2 3 डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। So we'll discuss first 1 and 2 and 3. Now come to the constitutional provision as discussed here 105 and 194. So 105 में सेंट्रल लेवल पे 105 जो है वो जो पावर 10 आर्टिकल 105 जो है पावर कुछ पावर एंड प्रिविलेजेस एक्सटेंड करता है पार्लियामेंट को एज अ होल एंड इसके मेंबर्स एंड कमिटीज़ को। ठीक है, 194 जो है पावर प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्सटेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, इसके मेंबर्स को एंड कमिटी को। आर्टिकल 105 क्लॉज 2 जो है ये कहता है कि अगर कोई पर्सन हाउस के अथॉरिटी के अंदर इसकी प्रोसीडिंग्स को पब्लिकेट कर रहा है या फिर रिपोर्ट कर रहा है पेपर वगैरह, तो बेसिकली कोई भी पर्सन जो कि हाउस की अथॉरिटी के अंदर हाउस के प्रोसीडिंग्स को पब्लिसाइज कर रहा है तो वो क्या होगा? लायबल नहीं होगा। सिमिलर प्रोविज़न जो है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 194 क्लॉज 2 में बनाया गया है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप हाउस के परमिशन के बिना उसकी प्रोसीडिंग्स को या फिर पेपर को या फिर किसी रिपोर्ट को पब्लिसाइज करते हैं तो आप लायबल होंगे। क्लियर है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट,
ये भी है हमारे मेंबर्स ऑफ एमपीज के पास। सो 105+2 आप रीड करें तो ये क्या कहता है कि कोई भी मेंबर जो है किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं होगा फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन। वो अपने किसी भी वोट के लिए या फिर प्रोसीडिंग्स के दौरान उसने कोई बात कही है उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में लायबल नहीं होगा। क्लियर है ये। एंड ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये वन सब्जेक्ट टू वन आर्टिकल 121 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 121 क्या कहता है कि जो जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज हैं उनके कंडक्ट को जो हाउस में डिस्कस नहीं कर सकते अनटिल कि उनका इम्पीचमेंट मोशन या फिर रिमूवल का मोशन नहीं चल रहा है। ठीक है, 121 में ये काइंड ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का प्रोविजन है जहाँ पे लेजिस्लेचर को बार किया गया है कि वो जुडिशरी के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकती है अनटिल कि उनके रिमूवल का कोई मोशन, रिमूवल मोशन एक्शन में ना हो। क्लियर है ये। थर्ड आर्टिकल, आर्टिकल 122 जो है, आर्टिकल 122 सिमिलरली बार करती है कि कोर्ट्स जो है इंक्वायर, कोर्ट्स जो है बार्ड है वो हाउस के प्रोसीडिंग मतलब किसी भी वैलिडिटी को इंक्वायरी कर वैलिडिटी को इंक्वायर नहीं कर सकती है, हाउस के प्रोसीडिंग्स के वैलिडिटी को इंक्वायर नहीं कर सकती है। नाउ कम टू द लॉज, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। नाउ कम टू पार्लियामेंट ने क्या क्या लॉ बनाए हैं। अगर सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 की बात करें तो ये आपको ये सिविल इम्यूनिटी देता है फ्रॉम अरेस्ट, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट का पूरा सेशन हो गया 40 डेज आफ्टर एंड 40 डेज बिफोर, इस पूरे दौरान उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आता है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से आता है और ये किसके लिए रिलेटेड है, सिविल केसेस में। सिविल केसेस में उनको ये इम्यूनिटी है कि पूरे सेशन के दौरान, सेशन से 40 दिन पहले एंड सेशन के 40 दिन बाद उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बट एक क्रिमिनल मैटर्स में ये इम्यूनिटी नहीं है। ठीक है, अब रूल्स ऑफ जो रूल्स ऑफ दोनों हाउसेस है ये एक तरह से क्रिमिनल इम्यूनिटी देता है कि ओके, इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स आप अरेस्ट तो कर सकते हैं बट हाउस के पास ये एक राइट है कि वो इमीडिएट इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकती है अपने मेंबर के अरेस्ट होने का, डिटेंशन का, कन्विक्शन का, इम्प्रिजनमेंट का, रिलीज का। ठीक है, अगर हाउस का बेसिकली हाउस का कोई मेंबर अगर वो क्रिमिनल चार्जेस में उस पर लगता है तो हाउस उसको अरेस्ट होने से तो प्रोहिबिट नहीं कर सकती, बट उसका स्टेटस क्या है वो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन हाउस जो है वो वारंट कर सकती है। अरेस्ट से डिटेंशन, कन्विक्शन मतलब क्या हाल है उसका खबर हाउस लेते रहती है, लेमन शब्दों में बात करें तो। एंड राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स, हाउस के पास राइट है कि स्ट्रेंजर्स को प्रोसीडिंग से ऑफ कोर्स बार कर सकती है। बाकी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस एक हमने देखा था कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हमने देखा और एक होता है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। जब इंडिविजुअल ब्रीच होता है तो जब किसी पर्टिकुलर मेंबर का प्रिविलेज ब्रीच होता है उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हाउस का प्रिविलेज ब्रीच होता है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ हाउस बोलते हैं। चलिए देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस क्या होता है। जैसा कि कहा कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो है डिफरेंट है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज से। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस बेसिकली क्या होता है, कोई ऐसा एक्ट या फिर ओमिशन जो कि हाउस के या फिर इसके मेंबर्स के मतलब उसके उनके फंक्शंस को ऑब्स्ट्रक्ट करने का टेंडेंसी हो, या तो हाउस के फंक्शंस के को ऑब्स्ट्रक्ट करने का टेंडेंसी हो या फिर उसके मेंबर्स के फंक्शंस को परफॉर्म करने से ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए तो इसको बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। एंड पार्लियामेंट के पास अपनी पार्लियामेंट ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है। जैसा कि मैंने बताया ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और अगर यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस है तो जो ऑफेंडर है उसको कस्टडी में भेज देगी हाउस, जिस सेशन के पूरे सेशन के लिए, सपोज कोई सेशन रन कर रहा है पार्लियामेंट का और यहाँ पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का केस आता है तो जो भी अगर ऑफेंडर है उसको हाउस जो है कस्टडी या फिर प्रिजन में डाल सकती है पूरे सेशन के लिए। और अगर कोई इंडिविजुअल एमपी गिल्टी होता है ब्रीच ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के लिए तो हाउस उसको सस्पेंड भी कर सकती है या फिर इन सर्टेन केसेस एक्सपल्ड भी कर सकती है। क्लियर है ये। अब हम देखेंगे कि सस्पेंशन और एक्सपल्सन में क्या अंतर है।
ठीक है। अब एक्सपल्शन क्यों न्यूज़ में? एक्सपल्शन इसलिए न्यूज़ में है कि रिसेंटली एथिक्स कमेटी ने एक लोकसभा की एक एथिक्स कमेटी ने रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट के बेसिस पे इस लोकसभा ने अपने एक मेंबर को एक्सपेल कर दिया है। ग्राउंड क्या है कि वो इल्लीगल ग्रेटिफिकेशन में इंडल्ज था। क्लियर है ये? ये तो करंट अफेयर्स हो गया। पहले हम देखेंगे कि एथिक्स कमेटी क्या होती है, देन हम ग्राउंड्स ऑफ एक्सपल्शन देखेंगे। एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा ने ये रिपोर्ट दिया है। पहले आप ये जान लीजिए कि दोनों हाउसेस के अपने-अपने एथिक्स कमेटी हैं, लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी 1997 में ही आ गई थी, एस्टैब्लिश हो गई थी। लोकसभा की 2000 में आई है। अब बात करते हैं इसके डिटेलिंग की, तो इस एथिक्स कमेटी में जो मेंबर्स हैं 15 मेंबर्स होते हैं। इनका नॉमिनेशन होता है, कौन करता है? स्पीकर करता है और इनका जो टर्म होता है, टर्म ऑफ ऑफिस 1 ईयर होता है। इनका अगर फंक्शंस की बात कर दें बड़े, तो जैसे अभी हमने देखा कि ये अनएथिकल कंडक्ट को एग्जामिन करते हैं, रिकमेंडेशंस करते हैं एंड कोड ऑफ कंडक्ट कैसा हो उस पे भी सजेशंस देते हैं। तो ये बेसिकली एथिक्स कमेटी की बात है, दोनों हाउसेस की होती हैं। राज्यसभा की पहले थी, सिंस इंसेप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, 1997 में राज्यसभा की एथिक्स कमेटी बनी एंड 2000 में लोकसभा की बनी। अगर हम चलिए अब आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज लीगल प्रोविजन क्या है एक्सपल्शन का। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस में, तो अगर कोई एमपी जो है वो पाया जाता है कि हाउस के कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के लिए या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो, तो उस केस में उसको हाउस या तो सस्पेंड कर सकती है या फिर उसको एक्सपल्सन करना पड़ता है। सस्पेंशन के लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, बट एक्सपल्सन के लिए आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए, हाउस का कंसेंसस चाहिए इन केस ऑफ एक्सपल्सन, दैट टू इन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्सपल्ड करना इज़ अ बिग डील। ठीक है, और हर केस में एथिक्स कमेटी का इन्वॉल्वमेंट हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? हर केस में स्पीकर जो एथिक्स कमेटी को इंक्वायर करने के लिए बोले कि चलिए आप इंक्वायर कीजिए, रिकमेंडेशन दीजिए, फिर हम ऐसा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। स्पीकर के जरूरी नहीं है कि हर केस में एथिक्स कमेटी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सस्पेंशन ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट एक्सपल्शन बड़ी बात है। सो इस केस में हाउस का कंकरेंस जरूरी है, दोनों हाउसेस का सिंपल मेजोरिटी से। क्लियर है ये? अब देखिए लीगल बेसिस की बात करते हैं। तो देखिए हाउस में ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए दोनों हाउसेस प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, स्पीकर एंड चेयरमैन, दोनों के पास पावर है कि वो मेंबर को फोर्स कर सकते हैं टू विदड्रॉ फ्रॉम द हाउस, कि भाई आप बाहर चले जाइए, यू हैव टू गो आउट। और जब ये तो रूटीन ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो गई, तो एक्सट्रीम मिसकंडक्ट हो जाता है, तो इस केस में एक्सपेल्सन का केस आता है, जहाँ पे टू गेट रिड ऑफ द हाउस, हाउस जो है वो बोलती है कि मेंबर हमारे लिए अनफिट है और इसको निकालना बहुत जरूरी है। तो इन केसेस ऑफ एक्सट्रीम मिसकंडक्ट एक्सपल्शन का है, अदरवाइज इन रूटीन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप दोनों हाउस प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास पावर है कि वो मेंबर को फोर्स कर सकते हैं टू विड्रॉ फ्रॉम द हाउस। अब देख लेते हैं दोनों हाउसेस के रूल क्या है। सेम है, जो विड्रॉवल जो है वो आपका एक दिन के लिए हो सकता है कि भाई आज रिमाइंडर ऑफ द डे सिटिंग, आज सिटिंग स्टार्ट हुई, किसी मेंबर से स्पीकर या प्रिजाइडिंग ऑफिसर दोनों हाउसेस में से किसी में परेशान हो गए, बोला कि आज पूरे दिन के लिए आप बाहर जाइए, बाहर रहेंगे आप। सिंपल लेमन शब्दों में समझा रही हूँ। ज़्यादा ग्रेव है तो पूरे सेशन के लिए बाहर कर सकते हैं कि भाई सेशन में आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2001 में स्पीकर के पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आया कि सिर्फ नाम लेकर ऑटोमेटिक सस्पेंशन किया जा सकता है 5 दिन से लेकर, या रिमेनिंग पार्ट जो भी कम है, सिर्फ नाम लेकर कर सकता है। यहाँ पे हाउस का कंकरेंस का आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन ये जो है ये राज्यसभा के चेयरमैन के पास पावर नहीं है। राज्यसभा में अगर सस्पेंशन करना हो तो मोशन पास करना पड़ता है, लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा स्पीकर सिर्फ और सिर्फ नाम लेकर ही क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता। ऑटोमेटिक सस्पेंशन की बात की गई है। जस्ट अ मिनट, यस, हमने जैसे पढ़ा
आर्टिकल 122 में क्या कोर्ट्स को बार किया गया है कि वो हाउस के प्रोसीडिंग्स की वैलिडिटी चेक नहीं कर सकते हैं। बट राजा रामपाल केस 2007 में आया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सब्सटेंशियल इलीगैलिटी होती है प्रोसीडिंग्स में तो उस कंडीशंस में जुडिशियली स्क्रूटनी के लिए प्रोसीडिंग्स क्या है, ओपन है। यानी अगर हाउस की प्रोसीडिंग्स में सब्सटेंशियल इलीगैलिटी देखी जाती है उस केस में आर्टिकल 122 का जो बार है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। रूटीन जो प्रोसीडिंग्स है वो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स ठीक है, बट इन एक्सट्रीम केसेस में कोर्ट जो है इंटरवीन कर सकती है, याद रखेंगे आप। यस, जैसा कि मैंने पहले बताया एक्सपल्सन एंड डिस्क्वालिफिकेशन बोथ आर नॉट सेम। अगर हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन के केस में जो मेंबर है वो इलेक्शंस दोबारा मतलब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं कर सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक्सपल्सन में वो कर सकता है। जैसे डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस क्या हैं, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में सेक्शन 8 क्लॉज 4 में कहा गया है अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको 2 या 2 से अधिक साल का कन्विक्शन होता है तो वो पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 6 ईयर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इस इतने समय के लिए यानी एटलीस्ट 8 ईयर्स के लिए वो क्या है केसेस बोल रही हूँ इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर सकता है। 10 शेड्यूल में डिस्क्वालिफिकेशन एंड डिफेक्शन के ग्राउंड पे एंड आर्टिकल 102 एंड 91 के में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पे है, अगर अनसाउंड माइंड का हो या फिर इंजॉल्वमेंट हो जाए, सिटीजनशिप का इशू, तो इन सब ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई कर सकता है। आप याद रखेंगे, आपसे सिंपल ग्राउंड पूछा जा सकता है कि किन किन ग्राउंड्स पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सब कन्विक्शन 2 और मोर ईयर्स हो जाए इम्प्रिजनमेंट के साथ, डिफेक्शन हो जाए और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, इंजॉल्वमेंट, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इशू है एंटी डिफेक्शन लॉ। महाराष्ट्र स्पीकर से रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट क्या है, जो लीगल प्रोविजंस है एंटी डिफेक्शन लॉ का वो इम्पोर्टेंट है। देखिए कोई भी करेंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया, करेंट अफेयर्स क्या होता है, एक केक है बहुत बड़ा और उसके ऊपर का आइसिंग भी नहीं है, छोटे छोटे जो चॉकलेट चिप्स होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे, वही होता है करेंट अफेयर्स। अगर हम देखें तो ये ही है सिर्फ आपका करेंट अफेयर्स, सॉरी ये वाला न्यूज़ पीछे भी देखें तो हम जब वाई ये न्यूज़ कर रहे थे तो इतना ही है करंट अफेयर्स, बाकी सारा आपका स्टैटिक है, ये हर जगह होता है। तो पहले भी बताया है और दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्रीलिम्स आपका स्टैटिक के बेसिस पे निकलेगा। करंट अफेयर्स अगेन ये चॉकलेट चिप्स ऑन द केक है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आप करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं करिए, एक स्टैंडर्ड सोर्स है, अगर आप यहाँ से कर रहे हैं यहाँ से कर लीजिए, जहाँ से भी कर रहे हैं जहाँ से कर लीजिए, फोकस कीजिए स्टैटिक पे, आपका एग्जाम इसी से निकलेगा। क्लियर है ये। प्रीलिम्स में आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चेक होती है, आप जितना कंसेप्चुअली साउंड होंगे उतना ज़्यादा चांस होगा आपका प्रीलिम्स क्लियर करने का। चलिए एंटी डिफेक्शन लॉ पे चलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 से 10th शेड्यूल जो है इससे इंक्लूड किया गया था। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, पर्पस है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करना, ठीक है। और इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके पास डिस्क्रिप्शन है, दैट इज सब्जेक्ट टू, लेटर हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल रिव्यू कि जो क्वेश्चंस है डिफेक्शन के वो कौन डिसाइड करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, दैट इज लोकसभा में स्पीकर एंड राज्यसभा में चेयरमैन। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो लॉ है उसमें दिए हुए हैं, 3 तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। नॉर्मली अगर कोई मेंबर अपने हाउस का मेंबरशिप वॉलंटरली गिव अप कर दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। दूसरा केस है कि अगर उसके हाउस ने कोई व्हिप डायरेक्शन या व्हिप इशू किया है और उसके कॉन्ट्रारी में, मतलब जो भी डायरेक्शन है उसके कॉन्ट्रारी में वो एक्शन लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अनटिल एंड अनलेस उसकी पार्टी ने उसके एक्शन को 15 दिन के अंदर कंडोन नहीं किया। कंडोन मतलब कि जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि वी डोंट हैव एनी इशू। अगर बात करें इंडिपेंडेंट मेंबर की तो इलेक्शंस के बाद अगर इंडिपेंडेंट मेंबर कोई और पार्टी ज्वाइन करता है तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर की बात करें तो नॉमिनेटेड मेंबर इलेक्शंस के बाद सीट लेने के बाद अगर विद 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स कोई और पार्टी ज्वाइन करता है तो भी वो डिस्क्वालीफाई
हो जाएगा। लेटर ऑन एक अमेंडमेंट ला करके एंटी डिफेक्शन लॉ को में एक एक्सेप्शन ऐड किया गया कि भाई ये मर्जर को अलाउ करती है, यानी जब किसी भी पार्टी के 2/3 मेंबर्स ये फेवर करते हैं कि ठीक है कोई पार्टी एक्स है, मान लो उसके 2/3 मेंबर जो है फेवर करते हैं कि एक्स को किसी वाई पार्टी के साथ मर्ज हो जाना है, तो मर्जर जो है अलाउड है डिफेक्शन के अंदर, एंटी डिफेक्शन के अंदर। एंड स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन के लिए प्रोविजंस हैं कि वो चाहे तो जब ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो रिजाइन कर सकते हैं, और एक बार जब उनका ऑफिस का टाइम पीरियड खत्म हो जाता है वापस से पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए ये कोई इशू नहीं है। ये चीज़ें, ये प्रोविज़न है स्पीकर मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए, आप देख लेंगे। लॉ के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर एक बड़ा कैविएट ये है कि कोई टाइम लिमिट प्रोवाइड नहीं किया गया है कि जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को डिसाइड करना हो एंटी डिफेक्शन केसेस पे। हम आएंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, देख लेते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है। एक तो बहुत फेमस है कियोतो होलान केस 1992, आपको पता होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखिए ऐसा है कि जब स्पीकर एंटी डिफेक्शन या मतलब चेयरमैन कह लीजिए, चेयरमैन या स्पीकर जब एंटी डिफेक्शन के केसेस डिसाइड करता है तो एज ए ट्रिब्यूनल काम करता है। और जब ट्रिब्यूनल सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 136 प्लेनरी जुरिस्डिक्शन है कि सारे कोर्ट्स इंडियन टेरिटरी में जितने भी कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल या जो भी है जो फंक्शन कर रहे हैं उन सब का अपील जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जब स्पीकर एज अ ट्रिब्यूनल फंक्शन कर रहा है तो यहाँ से अपील क्यों नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कियोतो होलान केस में कि क्योंकि स्पीकर एज अ ट्रिब्यूनल फंक्शन करता है तो उसका जो डिसीजन है सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। ये तो आपको पता ही होगा। रिसेंटली एक कीशा मंगल चंद्र सिंह केस हुआ था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भैया ये जो टाइम लिमिट एक्ट में नहीं है और इसका बहुत मिसयूज हो रहा है, तो 3 महीने के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए केसेस को। ठीक है, नाउ कम टू विप। विप क्या होता है? देखिए, विप विप एक रिटन ऑर्डर भी हो सकता है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है। रिटन ऑर्डर क्या होगा, कुछ डायरेक्शंस इशू करेगा। एंड विप पर्सन भी होगा, वो भी क्या होगा, रिटन ऑर्डर एक रिटन डायरेक्शन होगा। पर्सन को हम अगर इंस्टीट्यूट करती है कोई पार्टी तो ये ओरल डायरेक्टिव यूज करेगा। इन दोनों को विप करते हैं और बेसिकली एक तरह से ब्रैकेट ओबेडियंस यहाँ पे इंश्योर किया जाता है मेंबर्स का। दैट्स इट। ठीक है, इतना ही है, आप इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका स्टैटिक आपको एग्जाम पार कराएगा। ये बीपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का एग्जाम नहीं है कि वो लाइनर रट लिया। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कीजिए। चलिए, एक ट्रेंड देखने को आया है कि 2019 के बाद से जो ऑर्डिनेंसेस इशू किए गए हैं प्रेसिडेंट में उसमें सिग्निफिकेंट डिप यानी डिक्लाइन देखने को मिला है। पहला ट्रेंड ये है। एंड दूसरा है कि 2022 लास्ट 59 ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहला साल है जहाँ पे कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट नहीं हुआ। याद रखेंगे आप, ये ट्रेंड आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, 2022 पॉलिटिकल हिस्ट्री का पहला ईयर है फिर लास्ट 59 ईयर्स का जहाँ पे कोई भी ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड 2009 से प्रेसिडेंट ने एक ट्रेंड देखा गया है कि जो प्रेसिडेंट का इस पावर का बहुत कम यूज़ किया है। प्रेसिडेंट बहुत कम ऑर्डिनेंसेस प्रोमलगेट किए हैं। चलिए अब देखते हैं ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। सेंट्रल लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है, स्टेट लेवल पे गवर्नर को करता है। दिस इज आर्टिकल 123, दिस इज आर्टिकल 213। क्यों करता है? टू मीट अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं हो उस केस में, यानी रिसेस में हो, उस केस में भाई अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन आ जाता है जो कि लेजिस्लेशन चाहिए, कैसे होगा? तो ऐसे में ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज करना है कब? जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर रिसेस में ना हो तब। अब ये लेजिस्लेटिव पावर है तो चलिए इसका फोर्स एंड इफेक्ट क्या होगा? वही होगा जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन इसका टेम्पररी नेचर क्या होता है? टेम्पररी होता है। क्यों होता है? कि भाई जैसे ही पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर रिसेस खत्म हुआ, सेशन में आई, ये ऑर्डिनेंस को उनके सामने पेश करना पड़ता है अप्रूवल के लिए। विद इन 6 वीक्स
ठीक है, विदिन 6 वीक्स। मान लीजिए लोकसभा पहले जाती है और राज्यसभा बाद में आती है, तो ये 6 वीक्स राज्यसभा का जो सेशन स्टार्ट होने के डेट से 6 वीक्स काउंट होगा। और इतने वीक्स के अंदर क्या है, अगर हाउस जो है इसको अगर एग्जीक्यूटिव प्लेस नहीं करता हाउस के रेटिफिकेशन के लिए, तो भी एक्सपायर हो जाएगा। हाउस इसको चाहे तो ये कर सकती है, डिसअप्रूव कर सकती है। इसके पहले भी अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर को लगता है कि भाई ऑर्डिनेंस बेकार में इशू हो गया था, इसको विड्रॉ करना चाहिए, तो एक नोटिस ला करके विड्रॉ कर सकते। क्लियर है? ये सारी चीज़ें, ये जो भी लिखी हुई हैं मैंने आपको बता दिया। इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑर्डिनेंस जो है, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, पार्लियामेंट सेंट्रल लिस्ट पे ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में कानून बना सकती है। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये ऑर्डिनेंसेस पे भी लागू होता है कि प्रेसिडेंट इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस सिर्फ सेंट्रल लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उसी पे ऑर्डिनेंस इशू प्रोमलगेट कर सकते हैं, एंड गवर्नर इन ऑल सर्कमस्टांसेस सिर्फ स्टेट लिस्ट पे ही ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है। कंकरेंट लिस्ट पे भी कर सकते होंगे, लेकिन दैट विल बी सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर है ये? अब एक और बात बनती है यहाँ पे कि हमने देखा था जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन पढ़ रहे थे कि पहली बार जो अगर हम ट्रेस करें इसका रूट, तो आप देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में वहाँ पे वायसराय को पहली बार ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई थी। बाकी तो सब बस ऐसी ही कहानी है। एनीवेज, तो हाँ, गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ केसेस है जहाँ पे उसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेना पड़ता है बिफोर इशूइंग ऑर्डिनेंस, वो आपको जानना है। ऐसे सिचुएशन जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सैंक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट हो, बिल के ही, मान लीजिए बिल को, ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे बिल को असेंबली में इंट्रोड्यूस करने के लिए भी प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए, तो भाई उस केस में गवर्नर को प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेना पड़ता है कि हाँ साहब मैं इस इशू पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकता हूँ या नहीं। दूसरा केस है कि ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे गवर्नर को, आपको हमने पढ़ा था कि गवर्नर के पास डिस्क्रिप्शन है, मतलब कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे गवर्नर जो है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए बिल रिजर्व कर सकता है। अब ऐसे टॉपिक्स पे गवर्नर के पास आ जाए कि भाई इन टॉपिक्स पे आपको ऑर्डिनेंस इशू करना है, तो इस केसेस में प्रायर रेफरेंस लेना पड़ेगा गवर्नर को। एंड थर्ड है कि कोई ऐसा इशू है जिस पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बनाती है तो उस पे प्रेसिडेंट का साइन चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट एसेंट बिना लिए हुए वो एक्ट वैलिड नहीं हो सकती है। तो उस केस में भी गवर्नर को क्या करना होगा, अगर उस टॉपिक पे उसको ऑर्डिनेंस इशू करना है तो प्रेसिडेंशियल सैंक्शन लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे यहीं लिखी गई है, आप पढ़ लेंगे। ओके, नाउ कम टू जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। 3 फेमस केसेस हैं, एक बार सुन लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइमर है तो भी मेंस में काम आएगा ये। सारे केसेस मैं खुद ही लेकर आती हूँ। और सबसे फेमस केस है आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1971 में कहा आया था। और यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है ऑर्डिनेंस इशू करने का, ये चैलेंज किया जा सकता है। पहली बार इसको ओपन किया गया था जुडिशियल स्क्रूटनी से कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड नहीं था, मतलब ऑर्डिनेंस इशू करने की ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। और ऑर्डिनेंस सिर्फ इसलिए लाया गया था कि ताकि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको बाईपास कर दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा था कि ऐसा नहीं चलेगा। डीसी वाधवा केस की बात करें तो डीसी वाधवा केस ने कहा था कि जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग रूट है इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में यूज करना चाहिए और इसको लॉ मेकिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं बनाना चाहिए। कृष्णा कुमार सिंह केस की बात करें तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन है अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर सेटिस्फैक्शन अंडर आर्टिकल 213, इसको ओपन टू जुडिशियल रिव्यू कर दिया था कि हम जो सेटिस्फैक्शन टर्म है कि ऐसा सिचुएशन आ गया है जहाँ पे अब पार्लियामेंट रिसेस में है तो हमें कानून बनाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट और गवर्नर को सेटिस्फाई होना है तभी वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। तो इस सेटिस्फैक्शन को क्वेश्चन किया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। नाउ कम टू सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। उससे पहले हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को देख लेते हैं। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं, ये बड़ा है। एनीवे, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट ने 75 ईयर्स कंप्लीट किया है
और इसी कंटेक्स्ट में सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट को पढ़ना है, क्योंकि ये सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट जो होता है ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटिव नॉलेज का क्या होता है, कस्टोडियन होता है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं। तो आर्टिकल 98 सेंट्रल लेवल पे, आर्टिकल 187 स्टेट लेवल पे। पहले हम आर्टिकल 198 में सेंट्रल लेवल पे क्या प्रोविजंस है पहले उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 98 कहता है कि हर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल हैव सेपरेट सेक्रेटेरिएट। पार्लियामेंट के हर हाउस के पास सेपरेट सेक्रेटेरिएट होगा, ये बात कहता है। इसके अंदर पार्लियामेंट ने आर्टिकल 98 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया है कि पार्लियामेंट कानून बना के सेक्रेटरियल स्टाफ्स के रिक्रूटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये सारी कंडीशंस को रेगुलेट कर सकती है, लेकिन अब तक कोई ऐसा कानून बनाया गया नहीं है। दूसरा पोजीशन ये कहता है आर्टिकल 98 के अंदर कि पार्लियामेंट जो है वो दोनों हाउसेस का कुछ कॉमन पोस्ट क्रिएट कर सकती है। क्लियर है? दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है आर्टिकल 98 ने क्या कहा कि हर हाउस के पास अपना एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। पार्लियामेंट ने आर्टिकल 98 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर कर दिया कि आप कानून बना के जो स्टाफ है सेक्रेटरियल स्टाफ, उनका रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशन, सारी चीज़ें रेगुलेट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ कि सिचुएशन अराइज होता है तो आप कॉमन पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं दोनों हाउसेस, यानी यहाँ पे सेपरेट भी कह दिया और कॉमन भी कह दिया। क्लियर है ये? अब ये सारी प्रोविजंस जो आपने यहाँ पे पढ़ा 98 के अंदर, उसको अप्लाई कर दीजिए 187 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। सारी चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं। नाउ कम टू 1952। 1952 में दो चीज़ें बनाई गई, एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है, एंड दूसरा बनाया गया पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट। काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट अपर हाउस के लिए एंड पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट जिसको हाउस ऑफ पीपल यानी लोअर हाउस के लिए बनाया गया 1952 में। एंड 1954 में इनका नाम चेंज किया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट को राज्यसभा सेक्रेटेरिएट बोला गया एंड पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट को लोकसभा सेक्रेटेरिएट बोला गया। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेंगे। बाकी तो ये दोनों बस कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि फंक्शंस को एक बार देख लेते हैं, फिर हम सेक्रेटरी जनरल का यहाँ पे चर्चा आएगा तो नीचे करेंगे। फंक्शंस जो है सेक्रेटेरिएट है तो सेक्रेटेरिएट जॉब होगा, यानी हाउस को असिस्ट करना उसका काम होगा। तो सेक्रेटेरिएट जैसे पार्लियामेंट दोनों हाउसेस, मतलब हाउसेस की इफेक्टिव फंक्शनिंग हो उसमें असिस्टेंट प्रोवाइड करना, सैलरी एंड अलावेंसेस का पेमेंट देखना, उसके बाद जो कमिटीज़ हैं हाउसेस की उनको देखना, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को एडवाइस करना, उसके बाद रिसर्च एंड रेफरेंस मटेरियल तैयार करना, उनको पब्लिसाइज करना एंड डे टू डे प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड एंड पब्लिश करना, ये सारा काम होता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट का। अब देख लेते हैं दोनों सेक्रेटेरिएट का स्ट्रक्चर क्या है। तो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में जो ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है लोकसभा सेक्रेटेरिएट में स्पीकर का होता है एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल चेयरमैन का होता है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल दोनों जगह एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है अपना अपना। एंड जो रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस है ये सारी चीज़ें लोकसभा सेक्रेटेरिएट रूल्स 1955 यहाँ पे एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट रूल्स 1957 चेयरमैन के कंसल्टेशन में होगा, यहाँ पे स्पीकर के कंसल्टेशन में होगा। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं दोनों हाउसेस के, हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सेक्रेटरी जनरल होता है, तो सेक्रेटरी जनरल जो है इनका रैंक जो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? लेकिन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो उस केस में कैबिनेट सेक्रेटरी का प्लेस कितना होता है, 11th पोजीशन होता है, जबकि लोकसभा जो सेक्रेटरी जनरल है इनका कितना होता है, 23rd पोजीशन है। ये याद रखेंगे क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टरी है। टेबल ऑफ रैंक सेम है लेकिन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में कैबिनेट सेक्रेटरी 11वें पोजीशन पे एंड सेक्रेटरी जनरल 23rd पोजीशन पे। इतना ही है, इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा क्योंकि ये खबर उतनी भी इम्पोर्टेंट। चलिए जी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर लेते हैं। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि 2023 में 30th एनिवर्सरी 30वीं सालगिरह मनाया गया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। तो देख लेते हैं कि भाई क्या होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में डिवोल्यूशन होता है 3 चीज़ों का, पावर, रिसोर्सेस एंड डिसीजन मेकिंग, PRD। इन PRD का जब डिवोल्यूशन कर देते हैं, कहाँ से, सेंट्रल लेवल टू लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, तब बोलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन।
और इंडिया में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। थोड़ा कंपैरेटिव एस्पेक्ट देख लेते हैं, हालांकि आपको इसको इस चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना है। एनीवे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो पीआरआईज है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था। ठीक है, पहले 73rd देख लेते हैं, फिर जाएंगे 74th पे। तो 73rd से पीआरआईज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। 73rd ने एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 9, जिसमें कितने आर्टिकल्स है, आर्टिकल 243 टू 243 ओ, याद रखेंगे आप, 243 टू 243 ओ। ये अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट से एक नया शेड्यूल ऐड हुआ, 11 शेड्यूल, और इसमें कितने फंक्शनल आइटम्स है, 29 फंक्शनल आइटम है, इतना आप याद रखेंगे। अगर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो अर्बन लोकल गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है। 74th अमेंडमेंट से पार्ट 9A ऐड हुआ, और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स 243P टू 243ZG, क्लियर है, 243P टू 243ZG। 74th अमेंडमेंट से 12 शेड्यूल भी ऐड किया गया, और इसमें कितने फंक्शनल आइटम्स है बताइए, 18 फंक्शनल आइटम्स है, क्लियर है ये, ओके। देखिए ये जो स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन पीआरआईज है, ये किसी काम का नहीं है, मैं आपका टाइम नहीं लूँगी, आप एक बार इसको पढ़ लेंगे और दोबारा नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है मैं बता देती हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट पंचायती राज कमेटीज़ हैं, एक तो पहले आप इनका क्रोनोलॉजी देखेंगे, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखेंगे, क्योंकि बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, हनुमंत राव एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। एंड किसने क्या रिकमेंड किया, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, इनका क्या रिकमेंडेशन था, अशोक मेहता कमेटी, ये 1992 का जो अमेंडमेंट आया है किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है, किस कमेटी ने, एटलीस्ट एक एक लाइन का आपको पता होना चाहिए, बस इतना, ये आपका टास्क है। आप इसको अपने टेक्स्ट बुक से निकाल करके अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे, क्योंकि पूछा ऐसे ही जाएगा, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ भले आप इसको पढ़ना चाहें, इस सेक्शन को तो पढ़ सकते हैं अपने कंफर्ट के लिए। देख लेते हैं कि फिनांसेस कैसे मैनेज होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। न्यूज़ में क्यों है ये, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, फिनांसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो कि ये डिस्कस करता है जो पंचायती राज का फिस्कल पोजीशन रहा है पिछले 2020-21 से 22-23 तक, यानी पिछले 3 सालों में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो फिस्कल पोजीशन रहा है वो ये रिपोर्ट डिस्कस करता है। रिपोर्ट का नाम क्या है, फिनांसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। किसने रिलीज किया, आरबीआई ने रिलीज किया है। चलिए जी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं पंचायत का। दो इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243H 243I एंड आर्टिकल सेंट्रल लेवल पे 283 सब BB, ठीक है। इतना डिटेल BBCC में नहीं जाना है, 283 का प्रोविजंस हम देखेंगे। चलिए जी, आर्टिकल 243H को बोलते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये यहाँ से ग्रांट इन ऐड देगी पंचायत को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। आर्टिकल 243H में यही बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को ग्रांट्स देगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। साथ ही साथ आर्टिकल 243H में इम्पावर गया, आर्टिकल 243H में पंचायत को इम्पावर किया गया कि वो टैक्सेस, ड्यूटी, टोल्स एंड फीस को इम्पोज भी कर सकते हैं, कलेक्ट भी कर सकते हैं, एलोकेट भी कर सकते हैं। वो टैक्सेस लगा सकते हैं, टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं एंड टैक्सेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आर्टिकल 243I की बात करें तो स्टेट फिनेंस कमीशन की बात की गई है कंस्टिट्यूट करने की हर 5 साल पे, और इसका काम क्या है कि ये फाइनेंशियल पोजीशन क्या है पंचायत का उसको रिव्यू करेगा और रिकमेंडेशंस करेगा उनको इम्प्रूव करने, ठीक है। 243I में स्टेट फिनेंस कमीशन 5 साल पे कंस्टिट्यूट किया जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करना है पंचायत का और रिकमेंडेशन देना है इम्प्रूव करने का। अगर आप आर्टिकल 280 को जो सेंट्रल फिनेंस कमीशन है उसको आप सही से पढ़ेंगे तो उसमें उसका मैंडेट में एक ये भी मैंडेट है कि ये फिनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस करेगा मेजर, ऐसे मेजर्स को जो कि स्टेट्स के कंसोलिडेटेड फंड को ऑगमेंट करेगा ताकि पंचायती राज के रिसोर्सेज को सप्लीमेंट की जाए। तो एक तरह से जो 243H है 280 जो है कम्प्लीमेंट करता है। 243H में भी सिंपल बात कहा गया था कि स्टेट लेजिस्लेचर ग्रांट देगी कहाँ से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। एंड 280 क्या बोला कि फाइनेंस कमीशन मेजर्स बताएगा जिससे कि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को ना ऑगमेंट किया जाए, मतलब स्टेट के पास पैसा बढ़ाया जाए और उसके फिर स्टेट दे पंचायत को रिसोर्सेस। क्लियर है ये? चलिए जी, शब्दों का खेल है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं हाईलाइट करते जा रही हूँ, आपका काम है पढ़ना, पढ़ा तो मैं भी दूंगी।
सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस की बात करें तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इंटरनल और ऑन सोर्स रेवेन्यू, दूसरा है ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड तीसरा है अदर सोर्सेस। एक एक करके देखते हैं। ओके, अगर इंटरनल इंटरनल और इंटरनल सोर्सेस या अपने सोर्सेस की बात करें तो जो ये 2 तरह की होती है, एक तो टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू जहाँ पे जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गई जो कि पंचायत इम्पोज करती है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे कि मार्केट फी हो गई, मार्केट को रेगुलेट करना, तो यहाँ से इसके अपने सोर्सेस होते हैं। दूसरा हो गया ट्रांसफर ऑफ फंड्स, कहाँ से होगा, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन से। इसको देखते हैं। इसके अंदर 5 कैटेगरी है आपका। टाइड ग्रांट्स क्या होते हैं, टाइड ग्रांट्स, अनटाइड ग्रांट्स, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स एंड स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स। अगर टाइड ग्रांट्स की बात करें तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं या फिर स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए होते हैं और उन्हीं पे ही खर्चा कर सकती है पंचायत। जैसे कि सैनिटेशन के लिए पैसा आता है स्पेशल, तो उस इसको टाइड ग्रांट बोलेंगे। अनटाइड ग्रांट मतलब इसको जनरल पर्पस ग्रांट भी बोलते हैं कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन अटैच नहीं है इन पैसों के पीछे और जनरल खर्चों के लिए पंचायत इसको इस्तेमाल कर सकती है। परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स की बात करें तो कुछ जैसे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड क्राइटेरिया के बेसिस पे जैसे रिकमेंडेशन करती है। आपने 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस देखे होंगे तो वहाँ पे इसका एग्जांपल मिलता है। स्पेशल कैटेगरी ग्रांट्स जो है वो ये यूनिक, जैसे कुछ पंचायत हैं कुछ रीजनल बेसिस या फिर उनका जो रीजनल करेक्टर है उसकी वजह से उनको कोई डिसएडवांटेज है, कोई यूनिक चैलेंजेज है, उनको मीट करने के लिए फिर आपको स्पेशल कैटेगरी ग्रांट देना पड़ता है। तो ये हो गए आपके दो हमने देख लिए। तीसरा अदर सोर्सेस हो गए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है डिफरेंट स्कीम्स के अंदर ट्रांसफ़र करती है। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, जैसे कि मनरेगा हो गया, ये सारी चीज़ें तो सेंट्रल ये सारे स्कीम्स के लिए आते हैं। तो आपकी ये ट्रांसफ़र मनी हो गया। और दूसरा कि इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो भी कभी कभी पंचायत को ग्रांट्स देती हैं। तो ये सारे सोर्सेस हैं जो कि पंचायत के फाइनेंसेस कंस्टिट्यूट करते हैं। आई थिंक वी आर डन। यस, इसी के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ है, इसको देख लेते हैं। न्यूज़ में क्यों है, जैसे न्यूज़ में ये है कि एक कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है, इसने महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ कोलैबोरेट किया था और इसने एक नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ यूएलबीज। इसका एम क्या था कि यूनिफाइड अप्रोच हमें फोस्टर करना है अक्रॉस इंडिया यूएलबी के कैपेसिटी बिल्डिंग का, यानी यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहा है कि यूएल जो अक्रॉस इंडिया जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका एक यूनिफाइड अप्रोच हम डिराइव कर सकें कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। तो ये बेसिकली है। ये जो वर्कशॉप था या कोलैबोरेशन यहाँ से 3 की इनिशिएटिव्स निकले हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम टेलिंग यू। पहला तो ये है कि एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान, ये महुआ के लिए है, महुआ की ही अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की बात की गई है। और दूसरा एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान 6 पायलट अर्बन लोकल बॉडीज़ है, पायलट प्रोजेक्ट पे इसको लाया जा रहा है। और दूसरा है कि एक टूल किट प्रिपेयर किया जा रहा है जो कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के कैपेसिटी बिल्डिंग का प्लान को प्रिपेयर करेगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, काइंडली इग्नोर इट। देख लेते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है। 2021 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके पास कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। इसका एक ही कंपोनेंट मिशन कर्मयोगी, आपने सुना होगा, इसका कंपोनेंट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इसके के अंदर ही आता है। पर्पस क्या है, क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी, जनरल बातें हैं, ठीक है। ये देखिए फंक्शंस में आएंगे समझ में आएगा। इसका काम क्या, कोऑर्डिनेटिव रोल है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट का, उसमें कोऑर्डिनेट करना है ताकि ये सीलोड अप्रोच क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने में काम कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट को इंटरकनेक्ट करना, कोऑर्डिनेट करना, हार्मोनाइज करना है। ये एनुअल रिपोर्ट्स, ये ऑडिट और ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट करना, जनरल बातें हैं, ठीक है। कंपोजिशन 1+2 है, यानी एक इसका चेयरमैन होगा और 2 जो होंगे मेंबर्स होंगे। सेक्रेटरी लेवल की इसकी मेंबरशिप है। ये मुझे लगता है दिस कैन बी द लास्ट बॉडी जो कि यूपीएससी पूछेगी। देखिए अर्बन लोकल बॉडी के बारे में ब्रीफ बातें दी गई हैं लेकिन आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अर्बन लोकल गवर्नेंस की बात करें तो स्टेट लिस्ट में आता है एंट्री 5 में, ठीक है। और ये हर स्टेट में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन वेरी करता है। 74th अमेंडमेंट एक्ट से इसको 3rd टायर गवर्नमेंट, ये बकवास है। यहाँ पे आइए,
थ्री जो 74th अमेंडमेंट है, थ्री टियर गवर्नमेंट की बात करती है। नगर पंचायत जो कि ट्रांजिशनल एरिया होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स यानी स्मॉलर अर्बन एरिया एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लार्ज अर्बन एरिया। एनसीडी की बात सुनी होगी, तो एमसीडी की बात हम जो करते हैं तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लार्ज अर्बन के लिए, छोटे स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। ट्रांजिशनल एरिया मतलब क्या, ये रूरल एरिया हो गया, ये अर्बन एरिया हो गया। जनरली माइग्रेशन हमारा ऐसा होता है, तो ये अर्बन एरिया जो कि डिफाइंड है, और इसके अब ये जो आएंगे ये एक्सपैंड होता जाएगा, तो ये ट्रांजिशनल एरिया हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, नगर पंचायत बनेगा। क्लियर है ये अब नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन देख लेंगे आप। 2021 में महुआ ने लॉन्च किया था। इसका एम क्या है कि भाई डिजिटल रिवोल्यूशन करना है अर्बन लोकल बॉडीज में, शेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर करने की बात की गई है, कोई बात नहीं इसमें। चलिए पेसा एक्ट इंपॉर्टेंट है, पेसा एक्ट पे बात करते हैं। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि रिसेंटली झारखंड ने पेसा रूल्स को पब्लिश किया है, इसलिए न्यूज़ में आया। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है। बेसिकली पेसा में क्या है कि पेसा जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को अलावा, पेसा के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनको एम्पावर करती है कि वो अपना अपना रूल्स इनेक्ट करें। तो अब तक 8 स्टेट्स ने इनेक्ट किया था, झारखंड 9वां स्टेट। बात करते हैं, चलिए बात है 1996 की। दिलीप सिंह भुरिया कमेटी का रिकमेंडेशन आता है और इसके रिकमेंडेशन पे पेसा एक्ट का इनेक्टमेंट होता है। इसका एम क्या है, ट्राइबल बॉडीज को, ट्राइबल एरिया को एम्पावर करना और साथ में उनको मेन स्ट्रीम में लाना। ठीक है, बेसिकली टेक्निकल लेवल पे देखें तो जो पार्ट 9 यानी पंचायत 73rd अमेंडमेंट के जो प्रोविजंस है उसको 5th शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड करना इसका काम है। पार्ट 9 यानी 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उसको शेड्यूल 5 के एरियाज में एक्सटेंड करना ही पेसा का पर्पस है। जैसा कि मैंने कहा, स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करती है कि आप रूल्स फ्रेम करिए। अब शेड्यूल 5 में जो कि आर्टिकल 244 क्लॉज 1 से डील करता है, कितने स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स हैं। इसमें से 8 स्टेट, जैसा बताया 8 स्टेट ने इनेक्ट कर लिए हैं। झारखंड 9वां स्टेट है, उड़ीसा ने अभी भी नहीं किया है। पेसा के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसका नोडल एजेंसी है, एंड पेसा को कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ओके, ये बाकी आप पढ़ लेंगे एक बार, इसके और तो कुछ बचा नहीं। बेसिकली अब देखिए मेजर पावर्स देख लेते हैं। पेसा के अंदर ग्राम सभा को न्यूक्लियस की तरह देखा गया, न्यूक्लियस ऑफ ऑल डेवलपमेंट। तो ग्राम सभा के मेजर पावर्स क्या क्या दिए हैं, देखिए लैंड के मामले में, लैंड को चाहे एक्वायर करना हो या फिर एलिनेशन को प्रिवेंट करना हो या फिर एलिनेटेड लैंड के को रिस्टोर करना हो, मतलब लैंड का कोई भी मामला है उस केस में मैंडेटरी कंसल्टेशन की आवश्यकता होगी। क्लियर है ये? यहाँ आइए, माइनर वाटर बॉडीज को मैनेज कर सकती है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मैनेज करने का राइट है। लिकर के सेल या कंजम्पशन को रेगुलेट कर सकती है, विलेज मार्केट को रेगुलेट कर सकती है, एंड मनी के लेंडिंग को शेड्यूल ट्राइब्स को कंट्रोल कर सकती है। आई थिंक ये पूछा हुआ सवाल है। एंड रिसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, लाइसेंस, माइनिंग लीज, माइनर मिनरल्स के लिए ये सारी चीज़ें आपको ग्राम सभा से लेनी पड़ेगी। एंड क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशंस एंड फंक्शनरिंग है सोशल सेक्टर से रिलेटेड उनको ये कंट्रोल कर सकती है। तो काफ़ी वास्ट पावर दिया गया है ग्राम सभा को इन शेड्यूल 5th शेड्यूल एरिया। क्लियर है ये? अदर फीचर्स देख लेते हैं। अदर फीचर्स क्या है कि भाई जैसा हमने देखा कि स्टेट गवर्नमेंट्स एम्पावर्ड है कि अपना कानून बना सकती हैं, तो बोला गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाएंगी तो वहाँ के जो एरिया के जो कस्टमरी लॉ है, ट्रेडिशन है नो, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है कम्युनिटी का, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिस है, इसको भी इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। सिंपल सी बात है। ग्राम सभा जो है, हर विलेज में ग्राम सभा होगा और जो मेंबर्स हैं जिनके इलेक्टोरल रोल्स पे नाम इंक्लूडेड हैं उसके मेंबर्स होंगे। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम सभा हमने देख लिया है। सारे डेवलपमेंट वर्क्स इनके अंडर हैं, जैसे कि बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, सर्टिफिकेट इशू करना, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कस्टम ट्रेडिशन हमने देख लिया। रिजर्वेशन की बात करें तो पंचायत लेवल पे मिनिमम 50% रिजर्वेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, एंड चेयरपर्सन्स जो है ऑल लेवल्स पे शेड्यूल ट्राइब्स ही होंगे। ये पेसा एरिया की बात है, यानी 5th शेड्यूल की बात है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे। मिनिमम जबकि
73rd अमेंडमेंट में 50% रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं है। पेशा के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर सवाल बनाना हो तो यहाँ से फंसाया जा सकता है। चलिए, अब 5th शेड्यूल और क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई है, 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल दोनों ऑटोनॉमी के लिए रिलेटेड है, बट डिफरेंस क्या है देख लेते हैं। 5th शेड्यूल क्या है? आर्टिकल 244(1) 5th शेड्यूल में जो है, इसमें सीधी सी बात है, जो शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया किसी भी स्टेट, 4 स्टेट को छोड़कर ये आपके 10th शेड्यूल में 5th शेड्यूल में आते हैं। 4 स्टेट छोड़ करके जो भी शेड्यूल या ट्राइबल एरिया है वो 5th शेड्यूल में आते हैं। और ये 4 स्टेट कहाँ जाते हैं? 6th शेड्यूल में जाते हैं। 4 स्टेट कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ASM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ASTJ, जस्ट अ मिनट, इस तरह से आप याद रखेंगे। याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 4 स्टेट्स को छोड़ करके जो भी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं वो 6 शेड्यूल में जाएंगे। तो बेसिकली 10 स्टेट्स हैं जो कि 5th शेड्यूल में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम 6 शेड्यूल में है। क्लियर है ये? देखिए, काउंसिल की बात करें तो 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। अब ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो क्रिएशन है, जैसा कि हमने देखा कि पार्लियामेंट ने एम्पावर किया स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो एक्ट बनाएगी, तो स्टेट लेजिस्लेचर ही एक्ट बनाएगी और वहीं इसको क्रिएट करेगा, यानी इनका लेजिस्लेटिव बैकिंग है एंड मैंडेटरी नहीं है। यानी जो स्टेट अगर एक्ट ही नहीं क्रिएट किया तो वहाँ पे कहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं होगी, ठीक है। बट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लिख के तो आर्टिकल 244 जब आप 6 शेड्यूल पढ़ेंगे तो भाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात की गई है, गवर्नर का बहुत रोल है इसमें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सिंपली जब इनके ऑटोनॉमी की बात करेंगे तो यहाँ पे तो एक लेजिस्लेशन है, स्टेट्स का डिस्क्रिशन है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑटोनॉमी कम होगी। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बहुत सारी बातें कर दी गई हैं, तो यहाँ पे ऑटोनॉमी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के अगर पावर्स की बात कर लें तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पावर्स भी कम होंगे। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें तो भैया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ बताया है, 4 ही स्टेट के लिए अलग बात की गई है, तो यहाँ पे ज़्यादा पावर होगी। क्लियर है ये? होपफुली ये क्लियर होगा।